जय हिंद साथियों, आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइव गुरुकुल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आई होप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम अपना हिंदी व्याकरण का प्रैक्टिस सेट सेकंड लेकर के आए हैं, जिसमें हिंदी वर्णमाला से संबंधित 50 प्रश्न होंगे। इससे पहले भी हमने जो हिंदी वर्णमाला का एक टेस्ट दिया है, प्रैक्टिस सेट करा है, जिसमें 50 प्रश्न थे। तो साथियों, ये कुल मिलाकर के हमारे जो है 100 यानी 100 प्रश्न हो जाएंगे, जो कि हिंदी वर्णमाला से पर्याप्त हैं किसी भी परीक्षा में आने के लिए। ये जो प्रश्न हैं साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। किसी भी परीक्षा में ये पूछे जा सकते हैं, और ज़्यादातर जो भी प्रश्न हमने इसमें लिए हैं प्रैक्टिस सेट में, वो ऐसे प्रश्न हैं जो किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, और इनकी पूरी संभावना है कि जो भी परीक्षा आप देने जाओगे उसमें इसमें से कुछ न कुछ ज़्यादातर प्रश्न आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो आइए साथियों, बिना देर की हम अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग अंत तक बने रहिएगा, पूरा प्रैक्टिस सेट दीजिए और अपने आप को जांच लीजिए कि आपने हिंदी वर्णमाला में कितना पढ़ा है। प्रत्येक प्रश्न को करने के लिए आपको केवल मिलेगा 5 सेकंड का समय मिलेगा। ठीक है, 5 सेकंड के बाद आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तो आपके पास 5 सेकंड होंगे प्रत्येक प्रश्न को करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रैक्टिस सेट। तो सबसे पहला साथियों, आज का हमारा जो प्रश्न है वो है, वर्णमाला में विवृत स्वरों की संख्या क्या है। यानी इसमें प्रश्न पूछा गया है आपको कि वर्णमाला में विवृत स्वरों की संख्या है। यहाँ केवल आपको संख्या पूछी गई है, तो आपको संख्या बतानी है कि संख्या कितनी है। तो आपका समय शुरू होता है, करिए जल्दी से फटाफट। समय समाप्त हो गया है। प्रश्न है हमारा, वर्णमाला में विवृत स्वरों की संख्या कितनी है। तो साथियों, अगर आपने वर्णमाला पढ़ी हो तो आपको उसमें बताया गया है कि विवृत स्वर क्या हैं। तो विवृत स्वर जो होते हैं साथियों, ऐसे स्वर होते हैं जिन स्वरों के बोलने में मुख सबसे ज़्यादा खुलता है। यानी मुख के खुलने के आधार पर ये जो है विवृत स्वर हैं, स्वरों का वर्गीकरण है। तो यहाँ जो विवृत स्वर होते हैं वे ऐसे स्वर होते हैं जिनके जिनके उच्चारण में उच्चारण में जो मुख है वो सबसे ज्यादा खुले, मुख सबसे ज्यादा खुलता है। ठीक है, मुख सबसे ज्यादा खुलता है, वो होते हैं विवृत स्वर। तो ऐसे कितने होते हैं, तो ऐसा हमारे पास केवल एक ही स्वर होता है, और वो होता है बड़ा आ। तो ध्यान रखना, वर्णमाला में विवृत स्वर एक ही है, बड़ा आ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा एक। ठीक है, यानी वर्णमाला में विवृत स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी साथियों, एक हो जाएगी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एक। ठीक है, तो यहाँ आपकी समझ में आ गया होगा विवृत स्वर कौन से हैं। विवृत स्वर आ है, क्यों है, क्योंकि इसके बोलने में, इसके उच्चारण में हमारा मुख सबसे ज़्यादा खुलता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं विवृत। ठीक है, इसके अलावा जो है मुख्य खुलने के आधार पर इसके जो है 3 प्रकार और होते हैं विवृत स्वर के अलावा। एक होता है अर्धविवृत, एक होता है अर्धविवृत, एक होता है समृत, संवृत, और एक होता है अर्धसमृत। ठीक है, अर्ध संवृत। तो अर्धविवृत कौन से होते हैं, ऐसे जिनमें मुख सबसे ज्यादा खुले वो विवृत। ऐसे जिनमें मुख ज्यादा से थोड़ा कम खुले, यानी पूरा मुंह ना खुल के थोड़ा सा कम खुले, लेकिन आधे से ज्यादा खुले। मुंह कितना खुले, आधे से ज्यादा खुले, लेकिन पूरे से थोड़ा कम खुले, तो वो होंगे अर्धविवृत। वो कौन से होंगे साथियों, वो होंगे अर्धविवृत। तो इसमें कौन कौन से आते हैं अर्धविवृत में, ये भी मैं आपको थोड़ा यहाँ बता देता हूँ। एक साथियों तुम्हारा आता है छोटा अ, एक बड़ी ए, और एक तुम्हारा बड़ा अ, और एक आता है तुम्हारा साथियों ये आगत स्वर। ठीक है, ये आगत स्वर भी इसी में आता है। तो ये होते हैं साथियों अर्धविवृत स्वर। इसके बाद आते हैं संवृत स्वर। संवृत स्वर कौन से होते हैं, संवृत का मतलब मुंह सिकड़ा हुआ है, अर्थात हमारा जो मुख है वो बहुत ही कम या ना के बराबर खुलेगा। यहाँ देख ध्यान रखना, ये जो हमें जो ये वर्गीकरण हमने जो करा है स्वरों का, विवृत, अर्धविवृत, संवृत, अर्धसंवृत, ये सब मुख्य खुलने के आधार पर है। मुख ज्यादा खुल रहा है तो विवृत है, मुख आधे ज्यादा से थोड़ा कम, आधे से ज्यादा खुले तो अर्धविवृत है। अगर मुख ना के बराबर खुले, बहुत ही कम ना मात्र को खुले, तो उसे हम कहेंगे समृत स्वर। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, इसमें छोटी ई आ जाएगी, बड़ी ई आ जाएगी, छोटा ओ आ जाएगा, बड़ा ऊ आ जाएगा, और इसके बाद में रे। ये जो स्वर हैं ये साथियों हमारे आ जाएंगे समृत स्वर में। ठीक है,
छोटा बड़ी ए और बड़ा ओ और ये आगत स्वर ओ, ये सबके सब अर्धविभ्रत में होंगे। संवृत में ई उ ऊ और रे होगा। इसके बाद आता है अर्ध संवृत। तो संवृत बहुत ही कम खुला, तो अर्ध संवृत कौन सा हो गया? अर्ध संवृत ऐसा हो गया जो थोड़े से ज्यादा खुले लेकिन आधे से कम खुले। हमारा मुख आधे से कम खुलना चाहिए, लेकिन जो ना के बराबर है उससे थोड़ा सा ज्यादा खुले, तब हम उसे कहेंगे अर्ध संवृत। तब हम उसे क्या कहेंगे? अर्ध संवृत। इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें छोटी ए आती है साथियों, और एक आता है छोटा ओ। ठीक है, ये दो स्वर हैं इसमें आते हैं, तो ध्यान रखना, इनकी संख्या भी आपको यहाँ से पता चल जाएगी। विव्रत स्वर एक हो गया, अर्ध विव्रत तुम्हारे चार हो गए, लेकिन स्वरों में से, मूल स्वरों में से केवल तीन है इसमें। ठीक है, संवृत स्वर जो है तुम्हारे पांच हो जाएंगे, और जो अर्ध संवृत स्वर है वो साथियों तुम्हारे दो हो जाएंगे। ठीक है, तो इनमें से अगर ऐसा कोई प्रश्न बनता है तो आप उसको करके जरूर आएंगे। ठीक है, मैं समझता हूं करके आएंगे। चलिए हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर विव्रत है? कौन सा स्वर विव्रत है? ये प्रश्न अभी आपसे मैंने बताया है आपको कि विव्रत स्वर, तो आप इसको करिए। 5 सेकंड है आपके पास, जल्दी से करिए। समय समाप्त हो गया है। ठीक है, तो यहाँ जो है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर विव्रत है? तो विव्रत स्वर मैंने अभी आपको बताया है कि विव्रत स्वर जो होता है वो होता है बड़ा आ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बड़ा आ। ठीक है, ऑप्शन ए, बड़ा आ। अगर हम बात करें छोटी ए और छोटी ई की, तो ये जो छोटी ए है ये अर्ध संवृत है, छोटी ई है संवृत है, और अर्ध विव्रत है। ठीक है, ये मैं आपको अभी बता चुका हूँ। चलिए हमारा अगला प्रश्न है साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संयुक्त स्वर नहीं है? ये पूछ रहा है यहाँ, संयुक्त स्वर नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से जवाब दीजिए, 5 सेकंड है आपके पास। समय समाप्त हो गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संयुक्त स्वर नहीं है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पहला ऑप्शन है साथियों, पहला ऑप्शन है ओ, दूसरा ऑप्शन है बड़ी ए, तीसरा ऑप्शन है छोटी ए, और चौथा ऑप्शन है बड़ा ऊ। ठीक है, तो यहाँ आपको बताना है संयुक्त स्वर नहीं है, ये ध्यान रखना, नहीं का ध्यान रखना। आप ऐसा मत सोचना कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संयुक्त स्वर है, इससे आप गलत कर दोगे। ज्यादातर जो है साथी यही करते हैं कि जाएंगे सबसे पहले प्रश्न देखेंगे क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संयुक्त स्वर नहीं है, नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे, इसको तो भूल ही जाएंगे कि नहीं कोई कुछ है प्रश्न में। वो केवल देखेंगे संयुक्त स्वर, अरे ये तो संयुक्त है, इसका मतलब वो देखेंगे संयुक्त, पहला अगर ऑप्शन मिल गया संयुक्त तो वो पहले वाले पर ही टिक लगा देंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, पूरा प्रश्न पूरा पढ़ना है उसके बाद टिक लगाना है। तो यहाँ जो है संयुक्त स्वर नहीं है ये पूछ रहा है, तो हमारे पास जो स्वर हैं वो दो कैटेगरी में होते हैं। एक होते हैं तुम्हारे मूल स्वर या लघु स्वर, और एक होते हैं तुम्हारे संयुक्त दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर में भी एक होते हैं मूल स्वर और एक होते हैं संयुक्त स्वर। ठीक है, यानी जो हमारे जो दीर्घ स्वर या संधि स्वर होते हैं, तो उस संधि स्वर में हमारे पास दो कैटेगरी में होते हैं। एक होते हैं तुम्हारे मूल दीर्घ स्वर, और एक होते हैं तुम्हारे संयुक्त संधि स्वर। ठीक है, तो जो संयुक्त स्वर हैं वो कौन से हैं? तो जो मूल दीर्घ वो स्वर होते हैं जो मूल स्वरों से मिलकर बने होते हैं, यानी एक समान मूल स्वरों से मिलकर बने होते हैं, मूल दीर्घ स्वर होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? एक बड़ा आ होता है, एक बड़ी ई होती है, और एक बड़ा ऊ होता है। ठीक है, ये तीनों को छोड़ करके, बड़ा ऊ, बड़ी ई और बड़ा आ, इन तीनों को छोड़ करके सभी के सभी जो होते हैं संयुक्त स्वर होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो मूल दीर्घ स्वर है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ है, और इसके अलावा संयुक्त स्वर हैं। तो यहाँ पर जो बड़ा ओ, छोटा ओ हो गया, बड़ी ए, छोटी ए, ये सब के सब संयुक्त स्वर हैं। कौन से हैं? ये सब के सब संयुक्त हैं। और यहाँ पर ये जो हो जाएगा बड़ा ऊ, ये मूल दीर्घ स्वर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बड़ा ऊ। ठीक है, ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है, इस प्रश्न को ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे चलते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न है पार्श्विक व्यंजन है। अगला प्रश्न है पार्श्विक व्यंजन है, आपको बताना है कि पार्श्विक व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन ए य, ऑप्शन बी र, ऑप्शन सी ल, और ऑप्शन डी व।
ठीक है, तो आपको बताना है, 5 सेकंड है आपके पास, जल्दी से करिए फटाफट से। चलिए आपका समय शुरू हो गया, समय खत्म हो गया है। ठीक है, तो यहाँ जो है प्रश्न है पार्श्विक व्यंजन है। ठीक है, तो साथियों जो हमारा पार्श्विक व्यंजन होता है वो होता है साथियों ल। कौन सा होता है? ल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ल। ये हमारे पास पार्श्विक व्यंजन है कहाँ से? तो ये हमारे पास जो है अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ 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 व्यंजन होते हैं 4 हमारे पास, य, र, ल और व। जिनमें से य और व ये अर्ध स्वर में आते हैं। जो र होता है उसे हम कहते हैं प्रकंपित या लुंठित व्यंजन, और जो ल होता है उसे हम कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन क्यों कहते हैं साथियों इसको पार्श्विक व्यंजन? तो इसका कहने का कारण है क्योंकि पार्श्व का मतलब होता है बगल से, यानी जिस वर्ड के बोलने में हमारे जो जिह्वा है उसके दोनों बगल से जब हवा निकलती है तो उसको हम कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। तो जब हम ल को बोलते हैं तो ल के उच्चारण में हमारी जो हवा है वो जीभ के दोनों बगल से, दोनों साइड से निकलती है, इसलिए हम उसको कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। कौन सा कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन। यानी र जो है लुंठित है या प्रकंपित है, क्योंकि जब हम इसको बोलते हैं तो जीभ झटके से हमारे नीचे आती है। ठीक है, और कंपन करती है। इसके बाद जो यह है और वो है, ये दोनों के दोनों साथी स्वर जो होते हैं अर्ध स्वर के रूप में आते हैं। ये जो दोनों व्यंजन हैं अर्ध स्वर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, ध्यान रखना है, इसे भूलना नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, कौन से वर्ण कंठ हैं? कौन से वर्ण कंठ हैं? यानी ऐसे कौन से वर्ण हैं जो कंठ से बोले जाते हैं? ठीक है, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से करिए। 3, 2, 1, तुम समाप्त। आपका समय समाप्त हो गया। ठीक है, यानी प्रश्न पूछ रहा है आपसे कौन सा वर्ड कंठ है। यानी कंठ का मतलब जो कंठ से बोले जाते हैं, ऐसे वर्ड जो कंठ से बोले जाते हैं वो कंठ होते हैं। ठीक है, तो कौन से हैं? तो आपको पता होगा कि जो हमारे जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं उसमें से जो पहला वर्ग होता है क वर्ग, क वर्ग जो होता है हमारा वो साथी बोला जाता है कंठ से। कहाँ से बोला जाता है? कंठ से। यानी जो क वर्ग है वो कंठ से बोला जाता है। तो क वर्ग के जो भी वर्ण होंगे साथियों वो हमारे कंठ वर्ण कहलाएंगे। तो ध्यान रखना, पहला ऑप्शन है जिसमें दे रहा है क, च, ट, त, प, तो ये तो 5 वर्गों के नाम दे दिए, प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर है, क वर्ग नहीं है। क, ख, ग, घ, न, तो ये है साथियों, ये जो ऑप्शन बी है ये सही आंसर है, क्योंकि इसमें क वर्ग के सभी 5 स्वर, सॉरी क वर्ग के सभी 5 व्यंजन इसमें मौजूद हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा बी, क, ख, ग, घ, न। ठीक है, तो अब यहाँ मैं आपको बता दूं, ये जो क, च, ट, त, प 5 वर्ग होते हैं, क, च, ट, त, प। ठीक है, तो ये जो पांचों हैं पांचों अलग अलग जगह से बोले जाते हैं। जो क वर्ग है वो कंठ से बोला जाता है। ठीक है, च वर्ग तालु से बोला जाता है, ध्यान रखना इन चीजों को। ट वर्ग मूर्धा से बोला जाता है। कहाँ से बोला जाएगा साथियों? मूर्धा से बोला जाएगा। ट बोला जाएगा दंत से। कहाँ से बोला जाएगा? दंत से। और प बोला जाएगा ओष्ठ से। तो ये चीजें आप ध्यान रखना, ये जो प है ओष्ठ से, त दंत से, ट मूर्धा से, च वर्ग तालु से और क वर्ग कंठ से बोले जाएंगे। ठीक है, अगर आपको इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ना है तो हमारे हिंदी वर्णमाला के बहुत सारे वीडियो पीछे डले हुए हैं, आप उन क्लासों को ले सकते हैं और उनमें से आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, पूरा डिटेल में आपको बताया गया है, उसमें आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन वर्ण मूर्धन्य है? निम्नलिखित में से कौन वर्ण मूर्धन्य है? यहाँ आपको मूर्धन्य वर्ण पूछा गया है, मूर्धन्य वर्ण। ठीक है, ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए है स, ऑप्शन बी है स, ऑप्शन सी है स और ऑप्शन डी है ह। यानी यहाँ आपको मूर्धन्य बताना है और ऑप्शन है, ये ध्यान रखना है, ये जो 5 स्वर हैं और 4 स्वर हैं ये इस ऊष्म व्यंजन है, उनमें से आपको बताना है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे, ये कचटतब में से नहीं है। आपका समय शुरू हो जाता है साथियों। अब करिए आप इसको। चलिए आपका समय समाप्त हो गया है। यानी हमारा जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन वर्ण मूर्धन्य है? निम्नलिखित में से कौन वर्ण मूर्धन्य है? तो साथियों इसमें जो
ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन हमारे पास चार हैं। ऑप्शन ए है सलजम वाला स, ऑप्शन बी है षटकोण वाला स, ऑप्शन सी सपेरे वाला, ऑप्शन डी ह। ठीक है, तो इनमें से साथियों जो मूर्धन्य वर्ण होता है वो होता है हमारा षटकोण वाला स। ये मूर्धन्य होता है। ये कौन सा होता है? मूर्धन्य होता है। ये मूर्धा से बोला जाता है। अगर हम बात करते हैं षटकोण वाले इस सलजम वाले स की, तो साथियों ये तालव्य होता है। ये कौन सा होता है? तालव्य होता है। ये तालु से बोला जाता है। अगर हम बात करते हैं सपेरे वाले स की, तो साथियों ये जो है ये दंत से बोला जाता है और इसको हम वर्त से व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, वर्त से व्यंजन भी कहते हैं। ये जो है मसूड़े से भी बोला जाता है। तो इसको अगर ऑप्शन दंत आता है तो दंत लगाएंगे, अगर दंत और वर्त से दोनों आए हैं तो वर्त से होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम ह की बात करें तो साथियों ह जो वर्ड है ये कंठ होता है और इसको हम कंठ के अलावा स्वर यंत्री, स्वर तंत्री भी कहते हैं। ठीक है, स्वर तंत्रीय वर्ण या काकल्य वर्ण भी कहते हैं। कौन सा वर्ण कहते हैं इसको? काकल्य। इसको हम काकल्य वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, ये काकल्य में भी आता है, स्वतंत्री में भी आता है, कंठ में भी आता है। ठीक है, तो आप इसमें से याद रखेंगे ये सारी चीजें। तो हमारा जो प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य है, तो हमारा जो मूर्धन्य वर्ण हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों षटकोण वाला स। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन वर्ण वत्स्य है? कौन वर्ण वत्स्य है? अभी मैंने बताया है, 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से करिए। समय समाप्त हो गया है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण वत्स्य है आपको बताना था, मैंने अभी बताया है। ये जो स इन चारों वर्णों में से ये जो सपेरे वाला स है, सड़क वाला जो स है साथियों, ये जो होता है हमारा वत्स्य होता है। इसके अलावा हमारे जो है न और ल, ये दोनों वर्ण भी हमारे वत्स्य में आते हैं। न, ल और स, ये तीनों वर्ण हमारे वत्स्य व्यंजन है। ठीक है, तो ये चीज भी आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, निम्नलिखित में से दंतोष्ठ वर्ण कौन सा है? यहाँ आपको दंतोष्ठ वर्ण बताना है साथियों। कौन सा वर्ण बताना है? दंतोष्ठ। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, ए ऑप्शन है य, बी है र, सी ऑप्शन है ल और डी ऑप्शन है व। आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से करिए। समय समाप्त हो गया है आपका। ठीक है, चलिए, ये हमारा जो दंतोष्ठ वर्ण होता है साथियों वो होता है हमारा व। कौन सा होता है साथियों? व। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा व, यानी व जो वर्ण है साथियों वो हमारा दंतोष्ठ होता है। ठीक है, इसके अलावा यह अलावा मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो व है ये हमारा अर्ध स्वर में भी आता है और यह अर्ध स्वर में आता है। र जो हमारा लुंठित या प्रकंपित वर्ण में आता है और जो ल है ये पार्श्विक व्यंजन में आता है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? यहाँ आपको बताना है साथियों अल्प प्राण। कौन सा बताना है? अल्प प्राण वर्ण बताना है आपको। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, आप जल्दी से कर सकते हैं। चलिए। आपका समय समाप्त हो गया है। तो साथियों हमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? समय समाप्त हो गया है आपका। ठीक है, तो आप इसको बता सकते हैं कि अल्प प्राण इनमें से कौन सा है। तो इसका जो साथियों जो सही प्रश्न आंसर हो जाएगा अल्प प्राण में, तो वो हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी व। ऑप्शन डी व, इनमें से जो ऑप्शन डी है वह, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ये अल्प प्राण में आएगा। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि अल्प प्राण वर्ण होते कौन से हैं। ठीक है, ये सब हमारे महाप्राण में हैं। तो अल्प प्राण क्यों कौन से होते हैं ये आपको देखना है। तो अल्प प्राण साथियों वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में हमारे मुख से हवा बहुत ही कम निकलती है। मुख से हवा हमारे बहुत ही कम निकलती है, उन्हें हम कहते हैं अल्प प्राण। और जिनके उच्चारण में हमारे मुख से ज्यादा हवा निकलती है, ज्यादा वायु निकलती है, उनको हम कहते हैं महाप्राण। ठीक है, तो कम कम वायु निकले, कम वायु निकले, उन्हें हम कहेंगे अल्प प्राण। कौन से कहेंगे? अल्प प्राण। और जिनमें वायु ज्यादा निकले, ज्यादा वायु निकले, उन्हें हम क्या कहेंगे साथियों? महाप्राण। क्या कहेंगे? महाप्राण। तो यहाँ जो है कौन कौन से होते हैं अल्प प्राण और महाप्राण? तो महाप्राण वर्ण वे वर्ण होते हैं साथियों
जो हमारे हवा ज़्यादा निकले, वायु ज़्यादा निकले, तो कौन कौन से होते हैं ये हमें देखना है। तो प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा और चौथा वर्ड जो होगा वो साथियों महाप्राण होगा। प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा और चौथा वर्ड होगा साथियों वो महाप्राण होगा। इसके अलावा जो हमारे पास ऊष्म व्यंजन होते हैं, वो हमारे पास महाप्राण में होते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं वो देख लीजिए। ऊष्म व्यंजन मैं आपको बता चुका हूं पहले, ये स, स, श और ह, ये हमारे ऊष्म व्यंजन है। ये चारों हमारे महाप्राण होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे प्रत्येक वर्ग का जो स्पर्शी व्यंजन है क, च, ट, त, प, ये वर्गों के पहले और तीसरे और पांचवें को छोड़ करके जो दूसरा चौथा वर्ड बचता है वो हमारा साथियों महाप्राण होता है। कौन सा होता है? महाप्राण। तो यहाँ पर ये जो दूसरा चौथा वर्ड महाप्राण हो जाएगा, ऊष्म व्यंजन हमारे महाप्राण हो जाएंगे। इसके अलावा जो हमारा विसर्ग होता है, विसर्ग भी महाप्राण हो जाएगा साथियों। विसर्ग भी कैसा हो जाएगा साथियों? महाप्राण हो जाएगा, क्योंकि जो विसर्ग होता है इसका उच्चारण भी ह की तरह होता है और जो ह है वो महाप्राण है, इसलिए जो हमारा विसर्ग है साथियों वो भी हमारा क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम अल्प प्राण की बात करें तो अल्प प्राण साथियों हमारे जो प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का तीसरा और प्रत्येक वर्ग का पांचवा, ये तीनों जो वर्ड है पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड प्रत्येक वर्ग का अल्प प्राण होंगे। इसके अलावा हमारे जो अंतस्थ व्यंजन होंगे, अंतस्थ व्यंजन जो होंगे साथियों वो अंतस्थ व्यंजन भी हमारे क्या होंगे? अल्प प्राण होंगे। अंतस्थ व्यंजन भी हमारे अल्प प्राण होंगे। इसके अलावा जो हमारा अनुस्वार होता है, साथियों वो भी हमारा अल्प प्राण होता है। तो ध्यान रखना जो हमारे अयोगवा वर्ड हैं, एक अनुस्वार और एक विसर्ग, अनुस्वार और एक विसर्ग, तो इसमें जो अनुस्वार है साथियों वो हमारा अल्प प्राण है और जो विसर्ग है हमारा साथियों वो है महाप्राण। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अनुस्वार को अल्प प्राण क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो अनुस्वार है ये पांचवें वर्ड के बराबर बोला जाता है। जो पांचवा वर्ड है वो भी नासिक के होते हैं, अनुस्वार भी हमारा नासिक के होता है, इसलिए हम अनुस्वार को भी अल्प प्राण में रखते हैं। और जो विसर्ग है वो महाप्राण में है, क्योंकि ह जो होता है वो महाप्राण होता है और ये ह के अनुसार उच्चारण इसका होता है, इसलिए हम इसको महाप्राण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा था कि अल्प प्राण कौन सा है, तो ये जो स और ख, देखना स और स ये दोनों महाप्राण में आएंगे। ख किसी क वर्ग का दूसरा वर्ड है तो ये भी महाप्राण हो जाएगा। इसके अलावा जो वह है वह बचता है तो वह अंतस्थ में आता है। तो साथियों हमारा जो सही आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा ऑप्शन डी व, ऑप्शन डी व से वकील। ठीक है, ये हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलती है हम आगे की ओर। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन नहीं है। महाप्राण व्यंजन नहीं है, व्यंजन नहीं है कौन सा? महाप्राण। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी से आप कर सकते हैं। समय समाप्त हो गया है आपका। ठीक है, समय समाप्त हो गया है। निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन नहीं है, ये आपको बताना था। ऑप्शन ए है आपके पास साथियों, ऑप्शन ए है स, ऑप्शन बी है स, ह और र। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा महाप्राण नहीं है, महाप्राण नहीं है बताना है आपको। तो स महाप्राण है, ये सभी महाप्राण है, हभी महाप्राण है, जो र है साथियों ये हमारा महाप्राण व्यंजन नहीं है, ये आता है तुम्हारा अल्प प्राण में। किस में आता है? इससे पहले मैं अभी बता चुका हूं कि जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो हमारे अल्प प्राण होते हैं। तो जो र है अंतस्थ है तो ये अल्प प्राण है, जबकि ये जो तीनों हैं ये तीनों हमारे ऊष्म व्यंजन हैं। कौन से हैं? ऊष्म हैं। तो यहाँ पर ये तीनों हमारे हो जाएंगे महाप्राण, जबकि जो र हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों अल्प प्राण। मुझे लगता है कि आपकी समझ में सारी चीजें आ रही होंगी। ठीक है, अगर आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़नी है तो आप हमारे वीडियो जो डले हुए हैं, जो क्लासें हैं पिछली, जो डिटेल में आपको पढ़ाया गया है आप उनमें से पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप इस प्रैक्टिस सेट से अपने आप को जांच सकते हो कि आपने कितना सीखा है। तो चलिए आगे चलते हैं साथियों। हमारा जो अगला प्रश्न है साथियों वो है हमारा अयोगवाह ध्वनियां हैं, अयोगवाह ध्वनियां हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। प्रश्न पूछ रहा है कि अयोगवाह ध्वनियां हैं। ऑप्शन ए है सघोष, ऑप्शन बी है अघोष, ऑप्शन सी है विकसित और ऑप्शन डी है कंठ। ये आपको बताना है कि ये कौन सी ध्वनियां हैं।
अयोगवा जो ध्वनियां हैं वो कौन सी हैं। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, आप इसको कर सकते हैं। समय समाप्त हो गया है, जवाब दीजिए। तो साथियों ये जो हमारी अयोगवा ध्वनियां हैं, अयोगवा ध्वनि कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अयोगवा ध्वनि होती कौन सी हैं। तो साथियों हमारी जो अयोगवा ध्वनि होती हैं साथियों, वो होती है हमारे पास दो, एक अनुस्वार और एक विसर्ग। एक अनुस्वार और एक विसर्ग, दोनों अयोगवा हैं। ठीक है, दोनों कैसी हैं, अयोगवा हैं। तो इनके बारे में ही पूछ रहा है कि दोनों क्या हैं। तो ध्यान रखना, जो दोनों अयोगवा ध्वनि होती हैं साथियों, वो दोनों की दोनों सघोष होती हैं। कैसी होती है साथियों, सघोष होती हैं। ये न तो अघोष हैं, न विकसित हैं, न ही ये कंठ हैं। ठीक है, जो अयोगवा ध्वनियां हैं इनमें विसर्ग जो होता है वो कंठ होता है, अनुस्वार जो होता है तुम्हारा अनुनासिक होता है, ये नासिका से बोला जाता है। लेकिन ये दोनों की दोनों ध्वनियों में अगर समानता है तो ये है कि दोनों की दोनों ध्वनियां सघोष हैं। कैसी हैं, सघोष हैं। तो यहाँ ध्यान रखना, दोनों जो अयोगवा ध्वनियां हैं वो कैसी हैं साथियों, सघोष हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न है अघोष ध्वनियों की संख्या है। यहाँ आपसे अघोष ध्वनियों की संख्या पूछ रहा है, अघोष ध्वनियां कितनी होती हैं ये आपको बताना है। ठीक है, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए करिए जल्दी से। समय समाप्त हो गया है। आपको अघोष ध्वनियां आपको बतानी थी, अघोष ध्वनियां कौन सी हैं, अघोष ध्वनियां कौन सी हैं ये आपको बताना था। ठीक है, तो बताइए अघोष ध्वनियां सॉरी, अघोष ध्वनियों की संख्या यहाँ बतानी है आपको। ये कौन सी होती है ये नहीं बताना है, आपको बताना है अघोष ध्वनियों की संख्या कितनी है। आपको केवल अघोष ध्वनियों की संख्या बतानी है साथियों। ठीक है, ये आपको बताना था कौन कौन सी होती हैं। तो देख लीजिए साथियों, जो अघोष ध्वनि, सबसे पहले तो आप ये जान लो कि अघोष ध्वनियां या सघोष ध्वनियां हैं क्या। अघोष ध्वनियां या सघोष ध्वनियां हैं क्या। तो अघोष ध्वनियां या सघोष ध्वनियां वे ध्वनियां होती हैं जिनमें घोष उत्पन्न हो या घोष उत्पन्न नहीं हो। यानी घोषत्व का मतलब होता है घर्षण हो, कंपन हो, वायु जो है मुखांगों से टकराए तो सघोष होती है। अगर मुखांगों से नहीं टकरा रही है, वहाँ घोष नहीं हो रहा है, तो वो अघोष होती हैं। ठीक है, तो जो हमारी अघोष ध्वनियां हैं साथियों, वो प्रत्येक वर्ग का, जो प्रत्येक वर्ग होता है उस प्रत्येक वर्ग का पहला और जो दूसरा वर्ण होता है, प्रत्येक वर्ग का जो पहला और दूसरा वर्ण होता है साथियों, वो हमारी अघोष ध्वनियां होती हैं। तो इस प्रकार हमारे पास केवल 5 वर्ग हैं, 5 वर्ग में हमारे पास 2 वर्ण होते हैं। तो यानी हमारे लगभग, यानी जो हमारे 10 वर्ण हो जाएंगे स्पर्शी व्यंजनों में से, वो हो जाएंगे हमारे अघोष ध्वनियाँ। कौन सी हो जाएंगी, अघोष ध्वनियाँ। उसके अलावा हमारे जो श, स और स, ये जो तीनों वर्ण हैं ये भी हमारे अघोष ध्वनि में आते हैं। किस में आते हैं साथियों, अघोष ध्वनि में आते हैं। तो यहाँ ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, अघोष हो जाएंगे। तो ये 3 ये हो गए और हमारे 10 ये हो गए। टोटल मिलाकर के हमारे पास कुल टोटल यानी 13 व्यंजन ऐसे हो जाते हैं, 13 ध्वनियाँ ऐसी हो जाती है हमारी जो अघोष ध्वनियाँ हैं। कौन सी हैं, अघोष ध्वनियाँ हैं। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 13। यानी 13 हमारी अघोष ध्वनियाँ होती हैं हिंदी वर्णमाला में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम सघोष की बात करें कि सघोष ध्वनियाँ कितनी हो जाएंगी, तो सघोष मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सघोष ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ होती हैं जिनके उच्चारण करते समय जो वायु होती है हमारे मुखांगों से टकराती है और वहाँ घोष उत्पन्न होता है, तो वो होती हैं सघोष ध्वनियाँ। कौन कौन सी होती हैं साथियों, तो प्रत्येक वर्ग का, यहाँ पहला दूसरे को छोड़ करके प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण हमारा क्या हो जाएगा, सघोष हो जाएगा। तो टोटल ये 3 हो गई, 5 वर्ग होते हैं। तो 15 हमारे ये स्पर्शी व्यंजन हो जाएंगे जो हमारे क्या होंगे, हमारे साथियों सघोष होंगे। इसके अलावा जो हमारे पास अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं हमारे पास। ये 4 हमारे क्या हो जाएंगे, अंतस्थ व्यंजन भी हमारे सघोष होते हैं साथियों। ठीक है, इसके अलावा जो ह होता है, ह इसमें से जो बचता है ह भी हमारा किस में आता है साथियों, सघोष ध्वनि में आता है। एक अघोष हो गया, 4 अंतस्थ हो गए, 15 स्पर्शी व्यंजन हो गए। इसके अलावा जो हमारा अनुस्वार है और उसके अलावा जो हमारा विसर्ग है, ये भी साथियों हमारे किस में आ जाते हैं,
ये भी हमारे सघोष में आ जाते हैं। कौन से आ जाते हैं? सघोष में आ जाते हैं। तो ये भी हमारा, ये दो वर्ड ये हो गए। इसके अलावा जितने भी स्वर हैं हमारे, जितने भी स्वर हैं साथियों, सभी स्वर हमारे जो हैं किस में आ जाएंगे? सघोष में आ जाएंगे। यानी टोटल हमारे 11 स्वर हैं, वो सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है। और उसके अलावा अनुस्वार और विसर्ग, ह, अंतस्थ, तो प्रत्येक वर्ग का जो हमारे स्पर्शी व्यंजन है उनका तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड, ये सब मिलाकर के हमारे पास सब क्या है साथियों? सघोष हैं। इन्हें आप काउंट कर सकते हैं। 11 2 13 हो जाएंगे, 13 और 1 14, है ना? 14 4 18, और 18 और 15 टोटल मिलाकर के हमारे पास जो है 33 वर्ड जो होंगे साथियों, वो हमारे कैसे हो जाएंगे? सघोष हो जाएंगे। यानी हमारे अगर सघोष ध्वनि अगर आपसे पूछ ली जाए कभी, ध्यान रखना, जब या अघोष पूछा है तो सघोष भी आपसे पूछ सकता है कि सघोष ध्वनि संख्या में कितनी होती हैं। तो साथियों सघोष ध्वनि हमारे पास होती है संख्या में कुल मिलाकर के 33। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी अघोष ध्वनियाँ साथियों 13 हैं, जबकि सघोष ध्वनि हमारे पास 33 हैं। कौन कौन सी होती हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, सघोष ध्वनियों की संख्या क्या है? देख लो, वही प्रश्न आ गया है। 5 सेकंड है, आप जल्दी से जवाब दीजिए। मुझे लगता है सभी इसका सही जवाब देंगे। ठीक है, समय समाप्त हो गया है और आप सभी ने सही जवाब दे दिया होगा। तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो है, सही जवाब है 33। कौन सा? 33। अभी मैंने तुरंत इसे जस्ट पहले आपको बताया था कि सघोष ध्वनि संख्या में कितनी होती है। तो सघोष ध्वनि होती है संख्या में साथियों 33। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। साथियों जो हमारा अगला प्रश्न है, ये 63वां प्रश्न है हमारा। अगला जो प्रश्न है साथियों वो है हमारा, अल्प प्राण ध्वनियों की संख्या है। यहाँ पर आपको अल्प प्राण ध्वनियों की संख्या पूछ रहा है। अल्प प्राण ध्वनियों की संख्या पूछ रहा है, ये आपको बतानी है। ठीक है, ऑप्शन ए 15 है, ऑप्शन बी 31 है, ऑप्शन सी 13 है और ऑप्शन डी 33 है। 5 सेकंड का समय है, आप कर सकते हैं। समय समाप्त हो गया है। ठीक है, तो मैं आपको अल्प प्राण ध्वनियाँ बता चुका हूँ, अभी भी मैंने बताई हैं आपको कि अल्प प्राण ध्वनियाँ कौन सी होती हैं। तो कौन सी होती हैं बता सकते हैं क्या? यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का तीसरा और प्रत्येक वर्ग का पांचवा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अल्प प्राण में आते हैं। कौन से? पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण में आएंगे। इसके अलावा जो अंतस्थ व्यंजन होंगे, जो अंतस्थ व्यंजन होंगे साथियों, जो अंतस्थ व्यंजन है साथियों, वो भी हमारे किस में आते हैं? अल्प प्राण में आते हैं। जो अंतस्थ व्यंजन है वो भी सब के सब किस में आते हैं? अल्प प्राण में आते हैं। इसके अलावा जो हमारा अनुस्वार होता है, कौन सा? अनुस्वार होता है साथियों, वो भी हमारा अल्प प्राण में आता है। वो भी हमारा किस में आता है? अल्प प्राण में आता है। इसके अलावा हमारे पास जो सभी स्वर होते हैं, क्या? जो सभी हमारे स्वर होते हैं साथियों, वो भी हमारे अल्प प्राण ध्वनियों में आते हैं। तो टोटल मिला लीजिए 1 3 5, यानी पहला, तीसरा और पांचवा कुल मिलाकर के 3 है प्रत्येक वर्ग में। 5 हो गए तो ये 15 ये हो जाएंगे, और 4 अंतस्थ हो जाएंगे, 1 अनुस्वार हो जाएगा और 11 स्वर हो जाएंगे। अगर हम टोटल इन्हें सभी को मिलाएंगे तो 11 4 15 और 1 16 और 15 31, यानी हमारे पास टोटल जो है 31 वर्ड जो हैं हमारे पास अल्प प्राण ध्वनियाँ कहलाएंगे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों, जो राइट आंसर इसका हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ऑप्शन बी 31। यानी हमारे पास 31 अल्प प्राण व्यंजन हैं, या 31 अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं। व्यंजन नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ ध्वनियों की संख्या पूछ रहा है। अगर यहाँ व्यंजन कहता तो 15 4 19 और 1 20, यानी टोटल 20 हमारे पास जो है व्यंजन होते। 20 नहीं होते, 19 होते, क्योंकि एक अनुस्वार है। ठीक है, अनुस्वार अयोगवा में आता है, न तो इसे हम व्यंजन में काउंट करते हैं और न हम इसे स्वर में काउंट करते हैं। तो हमारे पास 19 व्यंजन हो जाते, 11 स्वर हैं, 1 अनुस्वार है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। अब अगला प्रश्न है हमारा साथियों, तो वो है महाप्राण ध्वनियों की संख्या क्या है। ये वहाँ अल्प प्राण पूछी है, तो यहाँ महाप्राण पूछ रहा है। तो ये भी आप बता सकते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि महाप्राण ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, कर सकते हैं। समय समाप्त हो गया है। आपको बताना था कि महाप्राण ध्वनियों की संख्या कितनी है। महाप्राण ध्वनियों की संख्या कितनी है? तो साथियों जो महाप्राण ध्वनि है मैं आपको बता चुका हूँ। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा चौथा वर्ड जो होता है वो महाप्राण होता है। इसके अलावा
जो हमारे ऊष्म ध्वनियाँ होती हैं, ऊष्म वर्ड होते हैं, वे 4 होते हैं। और तो ये 2 के हिसाब से 5 वर्गों में 10 हो गए, तो 10 ये हो गए, 4 ऊष्म हो गए, 14। और एक हमने बताया था कि यहाँ पर जो विसर्ग है साथियों, विसर्ग जो है वो भी हमारा किस में आता है, महाप्राण ध्वनि में आता है। विसर्ग जो है साथियों वो भी हमारा किस में आता है, महाप्राण ध्वनि में आता है। तो एक विसर्ग हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमारे पास जो है साथियों 15 वर्ड ऐसे हो जाएंगे, 15 ध्वनियाँ ऐसी हो जाएंगी जो हमारी महाप्राण ध्वनियाँ हैं। कौन सी ध्वनियाँ हैं, महाप्राण ध्वनियाँ हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 15। ठीक है, ऑप्शन ए 15 राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ 31 की बात करें तो मैंने बताया था कि अल्प प्राण है, 13 जो है अघोष है और सघोष है, और 33 हमारे साथियों क्या हैं, जो हैं अघोष। 33 जो हमारी सघोष ध्वनियाँ हैं, और जो 13 हैं वो हमारी अघोष ध्वनियाँ हैं। 13 अघोष हैं और 33 सघोष हैं। ठीक है, और 31 हमारी अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं। ठीक है, अल्प प्राण ध्वनियाँ। तो इन चीज़ों को आप याद रखना। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे, कभी 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 भी किसी भी परीक्षा में ये सारे प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए आगे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, महाप्राण ध्वनियों की संख्या है, महाप्राण ध्वनियों की संख्या है। तो ये तो प्रश्न रिपीट हो गया, ये प्रश्न रिपीट हो गया है। महाप्राण ध्वनियों की संख्या है, महाप्राण ध्वनियों की संख्या है, एक ही प्रश्न है। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 15। ठीक है, यानी महाप्राण ध्वनियों की संख्या मैंने अभी बताई है 15 है, तो इसका महाप्राण ध्वनि 15 हो जाएंगी, ये सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि है, पार्श्विक ध्वनि है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि है, तो ये आपको बतानी है। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, इसको कर सकते हैं। मुझे लगता है शायद हमने ये वाला प्रश्न देखा है। चलिए समय समाप्त हो गया है और आपने कर भी लिया होगा। जो पार्श्विक व्यंजन है साथियों वो होता है साथियों ल। कौन सा होता है, ल, यानी ऑप्शन सी ल हमारा पार्श्विक व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्पष्ट ध्वनियां हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है स्पष्ट ध्वनियां। ठीक है, स्पष्ट ध्वनि पूछा गया है, आप इसको बताएंगे। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, आप इसको कर सकते हैं। 3, 2, 1, आपका समय समाप्त हो गया है। पूछा है निम्नलिखित में से स्पष्ट ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए साथियों कि जो स्पष्ट ध्वनियाँ हैं वो क्या हैं, स्पष्ट ध्वनियाँ हैं वो क्या हैं। तो मैं आपको यहाँ थोड़ी सी चीज़ बता दूँ। जो स्पष्ट ध्वनियाँ हैं यानी जो स्पर्श, जो जो ऊष्म व्यंजन होते हैं, जो हमारे पास ऊष्म ध्वनियाँ होती हैं, ऊष्म ध्वनियों को ही हम क्या कहते हैं, स्पष्ट कहते हैं। ऊष्म या फिर ईसत, ईसत भी लिखा आ सकता है यहाँ पर, या तो ऊष्म लिखा आ सकता है, या ईसत लिखा आ सकता है, या स्पष्ट लिखा आ सकता है। ऊष्म, स्पष्ट या ईसत कुछ भी लिखा आ जाए वो ऊष्म ध्वनियाँ होती हैं। और ऊष्म ध्वनियाँ हमारे पास साथियों 4 होती हैं, श, स, स और ह। ठीक है, ये 4 ध्वनियाँ हैं हमारी जो ऊष्म ध्वनियाँ हैं। ऊष्म क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से जो हवा है वो गर्म होकर के बाहर निकलती है इनके उच्चारण के समय, तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो स, स, ह हमारे ऑप्शन बी में है, तो हमारा बी ऑप्शन है जो है इसका सही हो जाएगा। अगर हम यरलब की बात करें तो यरलब जो हमारे अंतस्थ व्यंजन है। और अगर हम क्षेत्र स्र की बात करें ऑप्शन डी की, तो ये हमारे संयुक्त स्वर होते हैं, सॉरी संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा कि स्पष्ट ध्वनियाँ हैं, तो स्पष्ट ध्वनि हमारी ऑप्शन बी स स स ह हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है हमारा हिंदी वर्णमाला में छ से ढ के बीच, ठीक बीच में कौन सी ध्वनि है। यानी ये प्रश्न पूछा गया, बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, सरल सा प्रश्न है, आप इसको कर सकते हैं। वर्णमाला में छ से ड के बीच, ठीक बीच में कौन सी ध्वनि है, ये आपको बताना है। तो थोड़ा सा आप इसको प्रैक्टिस से बता सकते हैं। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, कर सकते हैं। चलिए समय समाप्त हो गया है। आपको बताना छ से ड के ठीक बीच में कौन सी ध्वनि है। तो कुछ नहीं करना है आपको, अगर कुछ नहीं आता तो आप छ से ड तक के वर्ड लिख सकते हैं, जैसे छ,
च, झ, न, ट, ठ, ड। अब इनमें देख लीजिए जो बीच में जो वर्ड आएगा साथियों वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। हिंदी वाला वाला में छ से ड के ठीक बीच में पूछ रहा है कौन सी ध्वनि है, तो छ से ड तक इतने वर्ड होते हैं, छ, ज, झ, न, ट, ठ, ड। ठीक है, तो इसमें जो न है चूल्हे में, ये वाला जो वर्ड है ये हमारा न वर्ड है, ये हमारा आ जाएगा इसमें बीच में, ठीक बीच में आ जाएगा। तो ये जो हमारा ऑप्शन बी है इसका सही आंसर हो जाएगा न। ठीक है, न हमारा जो है ठीक बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है साथियों, र धन म का रूप है। र धन म यानी यहाँ आधा र है हलंत वाला और म, इसमें आपको बताना है इसका जो सही रूप है वो क्या है। ठीक है, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, आप इसको कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत ही सरल है। ठीक है, सभी लोग करेंगे। चलिए, मुझे लगता है सभी ने कर लिया होगा। तो इसका जो है जो रूप हो जाएगा सही रूप, ध्यान रखना, अगर र किसी वर्ड से पहले आ रहा है, किसी पूर्ण वर्ड से पहले आ रहा है र, तो वो साथियों उसके ऊपर लग जाता है जब हम उसके साथ जोड़ते हैं। तो इसका जो है म के ऊपर हो जाएगा र, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा म र। ठीक है, र आधा पहले आ रहा है, म बाद में आ रहा है, तो इसको जब हम जोड़ करके संयुक्त करके लिखते हैं तो र जो होता है उसके ऊपर चढ़ जाता है, तो इसको हम कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी। अगर हम ये जो बी ऑप्शन है इसकी बात करें तो इसमें आधा म है, उसके बाद पूरा र है। और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें म है, पहले ऑप्शन में म है पहले पूरा, और उसके बाद में इस पर रि की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, ये इसमें म के साथ में रि की मात्रा लगी है। ये जो बी है इसमें आधा म है हलंत वाला, उसके बाद पूरा र लगा हुआ है, और इस समय आधा र पहले है और म पूरा बाद में है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों सी। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। हमारा जो अगला प्रश्न है साथियों हमारा वो है प्र में पूर्ण वर्ड है। प्र जो वर्ड है, ये मैंने जो लिखा है, जो वर्ड लिखा है प्र, इसमें आपको पूर्ण वर्ड बताना है कि पूर्ण वर्ड कौन सा है। ठीक है, तो आपके पास 5 सेकंड है, आप बता सकते हैं, मैंने अभी आपको समझाया है। चलिए, आपका समय समाप्त हो गया है। तो यहाँ पूछ रहा था आपसे कि ये जो प्र वर्ड है इसमें पूर्ण वर्ड कौन सा है, तो मैंने आपको अभी बताया है कि अगर इस प्रकार से नीचे जो र लगता है, तो अगर ऐसे लगता है तो जिस वर्ड पे वो लगा होता है वो आधा होता है और जो र है वो पूरा होता है। ठीक है, तो यहाँ जो प है आधा है और र पूरा है, तो इसमें पूर्ण वर्ड पूछ रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी र। ठीक है, यहाँ जो र है वो पूर्ण वर्ड है और जो प है वो आधा है। ठीक है, तो यहाँ जो प है ये आधा है हलंत वाला है और जो र है वो पूर्ण वर्ड है, तो र इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं। पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण पूछ रहा है। ठीक है, व्यंजन वर्ण पूछ रहा है, ध्यान रखना, ये आपको बताना है पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं, आपको ये बताना है। समय समाप्त हो गया है, आपको बताना था कि पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं, ये प्रश्न पूछा गया। ध्यान रखना, ये परीक्षा में प्रश्न आया है, इसलिए हमने इस प्रश्न को यहाँ जोड़ा है, यानी पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ प जो वर्ड है इसके बाद में अ आता है, प अ। ठीक है, उसके बाद में क। ठीक है, उसके बाद में स। तो यहाँ जो है इसमें भी जुड़ेगा, तो जो व्यंजन वर्ड कितने हो गए साथी, इसमें प क और श, ये 3 वर्ड ऐसे हो जाएंगे जो हमारे पास व्यंजन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये जो छ है ये संयुक्त व्यंजन है, इसमें 2 वर्ड होते हैं हमारे जो व्यंजन होते हैं। ठीक है, यानी 6 वर्ड में 2 व्यंजन वर्ड होते हैं और एक प। ये तो इस प्रकार से हमारा प जो है वो भी व्यंजन में आ जाएगा, 6 में 2 वर्ड हो गए, तो ये 2 वर्ड ये हो जाएंगे, एक ये हो जाएगा, टोटल मिलाकर इसमें कुल 3 व्यंजन वर्ड हो जाएंगे। तो इस पक्षी में कितने व्यंजन वर्ड हैं, इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा साथी वो हो जाएगा ऑप्शन बी 3, यानी हमारे पास इसमें 3 व्यंजन वर्ड होंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथी। हमारा अगला प्रश्न है, सजातीय संधि स्वर ध्वनि कौन नहीं है।
सजातीय संधि स्वर ध्वनि कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है। स्वर और व्यंजन में आपको पढ़ा चुका हूँ, आपने वीडियो देखे होंगे, अगर नहीं देखें तो देख लीजिएगा, डिटेल में है सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ इसका जो सही आंसर है वो आप बता सकते हैं कि सजातीय संधि स्वर या सजातीय संधि स्वर ध्वनि कौन सी हैं, कौन नहीं है, प्रश्न पूछ रहा है कौन नहीं है, ठीक है। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, कर सकते हैं। समय समाप्त हो गया है आपका, ठीक है, समय समाप्त हो गया है। आप इसको बता सकते हैं, अच्छा ज़्यादातर लोगों ने कर भी लिया होगा। जो सजातीय संधि स्वर हैं साथियों नहीं है, पूछ रहा है नहीं है, तो सजातीय में जो बड़ा आ आता है वो सजातीय संधि स्वर है, बड़ी ई सजातीय संधि स्वर है, बड़ा ऊ सजातीय संधि स्वर है। जबकि जो हमारा छोटी ए है, ये हमारा सजातीय नहीं है, ये इन्हें हम कहते हैं संयुक्त। कौन से कहते हैं? संयुक्त या विजातीय। कौन से कहते हैं? विजातीय। कौन से कहते हैं? विजातीय। विजातीय क्यों कहते हैं? क्योंकि एक ही प्रकार के मूल स्वरों से मिलकर ये नहीं बने होते। जबकि अगर हम इन तीनों की बात करें तो एक ही प्रकार के मूल वर्णों से मिलकर के बने होते हैं, इनको हम कहते हैं सजातीय। ये भिन्न प्रकार के मूल वर्णों से मिलकर के बने होते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं विजातीय या संक्रिय। ठीक है साथियों, हमारा जो अगला प्रश्न है वो है किस शब्द में रे स्वर नहीं है। किस शब्द में रे स्वर नहीं है ये आपको बताना है। 5 सेकंड का आपके पास टाइम है, आप इसको करें। चलिए आपका समय समाप्त हो गया है। किस शब्द में रे स्वर नहीं है ये आपको बताना था। रे स्वर नहीं है तो ध्यान रखना, जो रे जो मात्रा होती है, रे की मात्रा होती है वो हमेशा किसी वर्ड के नीचे लगाई जाती है। जैसे क पर लगाएंगे तो क के नीचे रहेगी। तो इसमें देखो कृपा है, इसमें भी रे स्वर है। कृष्ण है, इसमें भी है। दृष्टि है, इसमें भी है। लेकिन जो प्राण वर्ड है साथियों, प्राण जो वर्ड है इसमें हमारे प्राण जो शब्द है इसमें हमारे रे स्वर नहीं है, इसमें र है। कौन सा है? र है। तो ये हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा कि रे स्वर नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है इसमें रे स्वर नहीं है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों हमारा जो अगला प्रश्न है वो है साथियों किस शब्द में र व्यंजन नहीं है। किस शब्द में र व्यंजन नहीं है, आपको र व्यंजन नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, और र व्यंजन नहीं है ये आपको बताना है। आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से करिए। ठीक है, आपका समय समाप्त हो गया है। रे व्यंजन नहीं है ये बताना था आपको। तो ध्यान रखना, जो मात्र है इसमें भी जो त्र है इसमें त और र होता है, तो इसमें भी र है। ठीक है, मूर्धा इसमें भी र है, क्रम इसमें भी र है। लेकिन ये जो मातृभूमि है इसमें जो तप है, जो र लगा हुआ है, ये र नहीं है, ये रे की मात्रा है। तो इस वजह से ऑप्शन डी जो हो जाएगा ऑप्शन सही सही हो जाएगा बिल्कुल। क्योंकि इसमें ये जो र नहीं है बल्कि इसमें यहाँ रे की मात्रा लगी हुई है। किसकी मात्रा लगी हुई है? तमें रे की मात्रा लगी हुई है। तो इस वजह से ये जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है ये आपसे पूछा गया है साथियों यहाँ पर। तो आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है या वर्णों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो आपके पास 5 सेकंड है, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, समय समाप्त हो गया है आपका। आपका समय समाप्त हो गया है। स्वर तंत्रियों के आधार पर साथियों जो है वर्णों को हम दो दो भागों में बांटते हैं। एक हमारे होते हैं सघोष और एक होते हैं अघोष। ठीक है, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमारी स्वतंत्र स्वर तंत्रियों में जो घर्षण घोष पैदा होता है हमारे स्वर तंत्रियों में होता है। कंपन जो होता है वो स्वर तंत्रियों में होता है। स्वर तंत्रियों के आधार पर हम जो व्यंजनों को दो वर्गों में बांट देते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है हमारा साथियों, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है। यानी आपसे प्रश्न पूछा गया है कि प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना, यानी वर्णों को जो क्रम है बना हुआ शब्द का उसी क्रम में अलग अलग जब हम दिखाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए वर्ण संयोजन, ऑप्शन बी वर्ण विच्छेद, ऑप्शन सी संधि, ऑप्शन डी संधि विच्छेद। ठीक है, तो ये आपको बताना है। 5 सेकंड का आपके पास टाइम है, आप इसको करें। ठीक है, समय समाप्त हो गया है आपका। तो यहाँ जो है
पर वर्तनी के सभी वर्णों को जब हम अलग अलग करते हैं, जब हम वर्तनी के सभी वर्णों को अलग अलग करते हैं तो उसे हम कहते हैं साथियों वर्ण विच्छेद। क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ण विच्छेद, क्योंकि वर्ण संयोजन का मतलब होता है मिलाना, संयोजन का मतलब योग करना हो गया। जब हम वर्णों को योग करेंगे तो वो संयोजन हो जाएगा। अलग अलग करने को क्या कहते हैं? विच्छेद करना। जब हम वर्णों को अलग अलग कर रहे हैं और सभी वर्णों को, जो शब्द है उसके सभी वर्णों को जब हम कर रहे हैं तो हम वर्ण विच्छेद कहेंगे। ठीक है। जब हम दो शब्दों को तोड़ते, एक शब्द को तोड़ करके दो शब्दों में जब हम उसको तोड़ते हैं और वहां दो वर्णों को अलग करते हैं तब वहां संधि विच्छेद होता है। लेकिन जब हम सभी वर्णों को अलग अलग करते हैं तो उसको हम कहते हैं वर्ण विच्छेद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा वर्ण विच्छेद, संधि विच्छेद नहीं होगा, क्योंकि संधि विच्छेद में हम केवल दो शब्दों को, एक ही शब्द को तोड़ करके दो भागों में करते हैं और वहां पर केवल दो वर्णों का विच्छेद होता है, इसलिए वहां संधि विच्छेद कहते हैं। यहाँ सभी वर्णों को, यानी जो शब्द है उसके सभी जितने भी वर्ण हैं उन सभी को अलग अलग करके दिखा रहे हैं, तब हम उसे क्या कहेंगे? वर्ण विच्छेद। क्या कहेंगे? वर्ण विच्छेद। साथियों हमारा जो अगला प्रश्न है वो है अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन कितने हैं? प्रश्न पूछा गया है आपसे अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन कितने हैं। यह मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आप इसको बताइए जल्दी से। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी करिए, समय समाप्त हो गया है। पूछा गया है कि अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन कितने हैं, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन कितने हैं। तो साथियों हमारे पास अंतस्थ होते हैं 4 और ऊष्म होते हैं 4, यानी टोटल मिलाकर के हमारे पास जो 8 वर्ड हैं अंतस्थ और ऊष्म हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 8, 8 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? यानी वर्ड जो है देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है, यानी देवनागरी लिपि में उन्हें हम नहीं लेते हैं। ठीक है। तो कौन सी है ये आपको बताना है। देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है, ये आपको बताना है। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी करिए, टाइम समाप्त हो गया है आपका। ठीक है। तो यहाँ पूछा गया है आपसे कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। तो ये हम पढ़ चुके हैं। जो मूर्धा है, हम मूर्धा से भी बोलते हैं, कंठ से भी बोलते हैं, दंतोष्ठ से भी बोलते हैं, लेकिन ऐसा कोई ध्वनि नहीं है जो साथियों ग्रीवा से बोली जाए। कहाँ से बोली जाए? ग्रीवा से बोली जाए। तो ग्रीवा से बोली जाने वाली कोई ध्वनि नहीं है। तो इसका साथियों जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रीवा ध्वनि। ग्रीवा ध्वनि देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। शेष बाकी जो तीनों ध्वनियां हैं वो देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनियां हैं। ठीक है। तो ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए चलते हैं आगे की और हमारा अगला प्रश्न है साथियों, जीवा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांतों के ऊपर हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसी उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? आपको उस स्थल का नाम बताना है जिस स्थल पर जाकर के दांतों के पास हमारी जीभ टकराती है। ठीक है। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। चलो एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। जिह्वा की नोक, जो जीभ हमारी है उसकी नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने, जब हमारे ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने जाती है और उसके ऊपरी हिस्से के संपर्क में आती है और वहां पर जाकर के हमारी वायु को अवरुद्ध कर देती है, तो उस स्थल को क्या कहते हैं? ठीक है। उस स्थल से जब बोले जाते हैं वर्ड उन्हें हम क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। 5 सेकंड के टाइम है आपके पास, बताएं। चलिए समय समाप्त हो गया है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब हमारी जीभ दांत के ऊपरी हिस्से यानी मसूड़े से जब टकराती है तो साथ ही मसूड़े को हम वत्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो स्थल का नाम हो जाएगा वो वत्स हो जाएगा। ठीक है। तालव्य मूर्धन्य दंत नहीं होगा, वत्स कहलाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा वत्स। कौन से व्यंजन होते हैं वत्स? एक न होता है, एक ल होता है और एक स होता है। ये तीनों वर्ण हमारे वत्स होते हैं। ठीक है। साथियों हमारा प्रश्न है अगला, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए, जब एक ही ध्वनि दो बार आ जाए तब हम उसे क्या कहेंगे? ठीक है। ये आपको बताना है। 5 सेकंड का आपके पास टाइम है, आप बता सकते हैं। समय समाप्त हो गया। ठीक है। समय समाप्त हो गया है। यहाँ पूछा गया है आपको, जब एक ही ध्वनि का द्वैत हो जाए, एक ध्वनि दो बार आ जाए और जुड़ जाए तब हम उसे क्या कहेंगे? उसे संयुक्त ध्वनि कहेंगे, उसे युग्मक ध्वनि कहेंगे, उसे संपृक्त ध्वनि कहेंगे या उसे पारस्परिक ध्वनि कहेंगे? ठीक है। क्या कहेंगे उसे? तो साथियों अगर हम बात करें हम द्वित्व की, तो द्वित्व जब होता है, द्वित्व का मतलब होता है जब एक ही वर्ड दो बार आ जाए। जैसे मैंने यहाँ लिखा उज्ज्वल,
तो उज्ज्वल में ज 2 बार आ रहा है, तो एक ही वर्ड है, 2 बार मिल रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा ज, ये साथियों द्वित्व हो जाएगा और इसे हम कहेंगे युग्मक ध्वनि। क्या कहेंगे? युग्मक ध्वनि। क्या कहेंगे साथियों? युग्मक ध्वनि। अगर हम संयुक्त ध्वनि की बात करें तो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक जो ध्वनियाँ जब ध्वनियाँ मिलती हैं, दो या दो से अधिक ध्वनियाँ जब मिल जाती हैं तब हम उनको क्या कहते हैं? संयुक्त ध्वनियाँ। क्या कहते हैं? संयुक्त ध्वनि। दो या दो से अधिक, ठीक है, यहाँ लिख लेना, दो या, बता चुका हूं मैं, दो से अधिक। दो या दो से अधिक जब व्यंजन मिलते हैं तब उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त ध्वनियाँ। एक यहाँ आता है संपृक्त ध्वनि। ये संपृक्त ध्वनि क्या है? ये संपृक्त ध्वनि क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, संपृक्त ध्वनि के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ केवल दो वर्णों का मेल होता है। किनका? दो वर्णों का, दो व्यंजन वर्णों का जब मेल होता है, केवल दो व्यंजन वर्णों का जब मेल होता है तब हम उसे क्या कहते हैं? संपृक्त ध्वनि। ठीक है, जैसे मैंने लिखा कंबल, सॉरी, यहाँ जो संपृक्त ध्वनि है, संपृक्त ध्वनि का मतलब है यानी एक वर्ड जो है दो वर्णों से संयुक्त हो जाए। संपृक्त ध्वनि का मतलब हो गया एक वर्ड दो वर्णों से मेल होकर के बना दे शब्द, तो हम उसे कहेंगे संपृक्त ध्वनि। क्या कहेंगे? संपृक्त ध्वनि। जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे मैंने लिखा कंबल, तो कंबल को मैं म को ब में लगा करके भी लिख सकता हूं, और इस कंबल को मैं क के ऊपर अनुस्वार यानी म को अनुस्वार के रूप में क के साथ जोड़ सकता हूं। ठीक है, तो यहाँ जो है मैंने जो इस म को मैंने दो वर्णों में जोड़ दिया। इस म को दो वर्णों में जोड़ दिया, एक तो ब में जोड़ दिया और एक क में जोड़ दिया, एक ब में जोड़ दिया और एक क में जोड़ दिया। ठीक है, यानी जब एक ध्वनि दो वर्णों से मिल सके, जब एक ध्वनि दो वर्णों से मिल सके या दो ध्वनियों से मिल सकती है, तब हम उसको कहते हैं संपृक्त ध्वनि। क्या कहते हैं? संपृक्त ध्वनि। ठीक है, जैसे मैंने कंबल, अब कंबल में म है, म को ब में जोड़ दिया है तो ब में भी जुड़ गया। अगर और यहाँ जो म है इसको मैंने अनुस्वार के रूप में लिख करके क के साथ भी जोड़ दिया है, तो यहाँ पर ये जो ध्वनि है ये संपृक्त ध्वनि कहलाएगी। लेकिन जब ऐसा नहीं होगा तब हम उसे क्या कहेंगे? संयुक्त ध्वनि। ठीक है, क्या कहेंगे? संयुक्त ध्वनि कहेंगे। जैसे मैंने लिखा पात्र, तो इसमें त्र जो है संयुक्त ध्वनि है, त और र जुड़ रहा है, ये पा के साथ नहीं जुड़ सकते। ठीक है, नहीं जुड़ सकते। तो यहाँ ये सारी चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। चलते हैं आगे की ओर। अगर हाँ, यहाँ एक ऑप्शन और है, डी, ऑप्शन डी दे रहा है पारस्परिक ध्वनियाँ। तो साथियों पारस्परिक ध्वनियाँ हमारे हिंदी वर्णमाला में कोई नहीं होती हैं, तो इसके बारे में हमें कोई बात नहीं करनी है। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, जब एक ध्वनि दो ध्वनियों से जुड़ सके तब वह क्या कहलाती है? जब एक ध्वनि दो ध्वनियों से जुड़ सके तब वह क्या कहलाती है? अभी मैंने बताया है, 5 सेकंड का टाइम है, आप कर सकते हैं। समय समाप्त हो गया है। अभी मैंने बताया जब एक ध्वनि दो ध्वनियों से जुड़ सके, जब एक ध्वनि दो ध्वनियों से जुड़ सके तो क्या कहेंगे? तब उन्हें कहते हैं साथियों संपृक्त ध्वनियाँ। क्या कहते हैं? संपृक्त ध्वनियाँ। तो ये जो ऑप्शन जो इसका हो जाएगा सही, वो हो जाएगा साथियों संपृक्त ध्वनियाँ। अगला प्रश्न है हमारा, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? संबल ध्वनि का, ये जो संबल ध्वनि है ये कौन सा वर्गीकरण है ध्वनि का, ये आपको बताना है। संयुक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि, संपृक्त ध्वनि या पारस्परिक ध्वनि। ठीक है, 5 सेकंड का टाइम है। समय समाप्त हो गया है आपको। संबल ध्वनि को कौन सा वर्गीकरण है? ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? संबल। ठीक है, तो ये जो है साथियों मैंने अभी बताया था, यहाँ जब आपको देखेंगे तो संबल को आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी एक वर्ड दो वर्णों से मेल हो रहा है, एक वर्ड का दो वर्णों से दो ध्वनियों से मेल हो रहा है, तो यहाँ पर ये जो ध्वनि है साथियों संपृक्त ध्वनि कहलाएगी। संपृक्त ध्वनि का उदाहरण कहलाएगी या वर्गीकरण कहलाएगी। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, जिन ध्वनियों की गणना न स्वरों में की जाती है न व्यंजनों में की जाती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम क्या कहते हैं? आपका टाइम शुरू होता है अब, चलिए करिए जल्दी से। सारी चीजें मैं बता चुका हूं पहले ही। ठीक है, यानी ऐसी कौन सी ध्वनियां, समय समाप्त हो गया है आपका, ऐसी कौन सी ध्वनियां हैं जिनका न तो स्वरों में गणना की जाती है और न ही व्यंजनों में की जाती है?
साथियों जिन ध्वनियों की गणना स्वरों में नहीं की जाती है ना ही व्यंजनों में की जाती है, तो उन ध्वनियों को साथियों हम कहते हैं, इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि जिन ध्वनियों की गणना स्वरों में न हो, न व्यंजनों में हो, न साथियों हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं अयोगवा। तो इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी अयोगवा। क्या कहलाएगा? अयोगवाह। यानी जो अयोगवा ध्वनियां होती हैं कौन कौन सी होती हैं? एक अनुस्वार होती है और एक विसर्ग। ये दोनों की दोनों जो ध्वनियां साथियों ये अयोगवा हैं, और ये दोनों की दोनों न तो व्यंजन है न ही स्वर है। इन्हें तो न तो हम स्वरों में गणना करते हैं, न ही हम इनको व्यंजन में गणना करते हैं। ठीक है, तो ये जो अनुस्वार और विसर्ग दोनों की दोनों अयोगवा हो जाएंगी। अच्छा, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि अयोगवा क्यों कहते हैं। अयोगवा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जिस वर्ण के साथ आती हैं उससे योग नहीं करती, केवल साथ रहती हैं। यानी बिना योग किए हुए जब साथ रहें तब हम उन्हें क्या कहते हैं साथियों? अयोगवा। क्या कहते हैं? अयोगवा। तो यहाँ पर इसका जो है अयोगवा हो जाएगा सही आंसर, कि न तो व्यंजन है न ही स्वर है। अगला प्रश्न है साथियों, ह कैसी ध्वनि है? ह कैसी ध्वनि है ये आपको बताना है। ह कैसी ध्वनि है? ऑप्शन ए है आपका काकल्य, ऑप्शन बी है आपका स्पर्श रहित, ऑप्शन ए काकल्य, ऑप्शन बी स्वर रहित, स्पर्श रहित सॉरी, और ऑप्शन सी स्वर यंत्रमुखी, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपके पास समय है 5 सेकंड का, समय शुरू हो गया है, जल्दी से करिए। उसने तो कर ही लिया होगा, देखते ही कर लेते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो देखते ही कर लेते हैं। तो ह कैसी ध्वनि है ये आपको बताना है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ह के बारे में कि ह जो है काकल्य वर्ड भी होता है, स्वर यंत्रमुखी भी होता है, और इसके अलावा ये स्पर्श रहित भी है। यानी ये स्पर्शी में नहीं आता है, ये स्पर्शी में नहीं आता, ये ऊष्मा में आता है। तो स्पर्श रहित भी है, काकल्य भी है, और ये हमारा स्वर यंत्र मुखी भी है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों हमारा प्रश्न है अगला, केवल मुख से बोले जाने वाली ध्वनियां कहलाती हैं। केवल मुख से बोली जाने वाली यानी ऐसी ध्वनियां जिनके बोलने में हमारे मुख से ही हवा निकलती है, केवल मुख से ही बोली जाती हैं, वो ध्वनियां क्या कहलाती हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है अनुनासिक, ऑप्शन बी है निरानुनासिक, ऑप्शन सी है अनुस्वार, और ऑप्शन डी है साथियों आपका इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड है आपके पास। ये प्रश्न 5 सेकंड के भी नहीं है। ठीक है, अगर आपने पढ़ा है तो ये 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे, आप देखेंगे और आप टिक कर देंगे। ठीक है, ज़्यादा समय लेने वाले नहीं है ये प्रश्न। तो हमारा प्रश्न है केवल मुख से जो बोली जाने वाली ध्वनियाँ कहलाती हैं। तो साथियों जो केवल मुख से बोली जाती हैं उन्हें हम कहते हैं साथियों निरानुनासिक। क्या कहते हैं? निरानुनासिक। जो अनुनासिक होती हैं वे ध्वनियाँ ऐसी हैं जो हमारे नाक और मुख दोनों से हवा निकलती हैं। जो अनुनासिक ध्वनि है वो ऐसी ध्वनि है जो हमारे नाक और मुख दोनों से हवा निकले। निरानुनासिक ऐसी ध्वनि है जिनमें केवल हवा मुख से निकले, जो केवल और केवल मुख से ही बोली जाए, उन्हें हम निरानुनासिक कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें क की, तो क, अब क बोलने में हमें नाक की जरूरत नहीं है, नाक बंद कर लो फिर भी क बोल पाओगे। ठीक है, लेकिन अनुनासिक अगर मैं आपसे बोलूँ कि न, न को आप नाक बंद करके नहीं बोल सकते। इसमें मुख से हवा नहीं, इसमें नाक से भी हवा निकलेगी। अनुस्वार है उससे भी, उसके लिए भी हमें नाक से हवा निकालनी पड़ेगी। इसके अलावा जो हमारे अनुस्वार के अलावा जो हमारा चंद्र बिंदु जिसे हम अनुनासिक ही कहते हैं, उससे भी हमारे नाक से हवा निकलती है। जो प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ड होता है वो भी हमारा अनुनासिक होता है। लेकिन इसके अलावा जो भी बचते हैं साथियों, वो सब के सब हमारे किस में आ जाते हैं? वो सब के सब हमारे आ जाते हैं साथियों निरानुनासिक में। किस में आ जाते हैं साथियों? निरानुनासिक में। तो यहाँ साथियों ये आपकी समझ में आ गया होगा। साथियों हमारा जो अगला प्रश्न है वो है संयुक्त व्यंजन किन वर्णों के योग से बना है? संयुक्त व्यंजन ज्ञ। अब इस ज्ञ को साथियों हम ज्ञ नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं ज्ञ। क्या बोलते हैं साथियों? इसका जो सही उच्चारण होता है साथियों वो होता है ज्ञ। सही उच्चारण इसका क्या होता है साथियों? ज्ञ होता है। तो ये आपको बताना है, आपके पास समय है, कर सकते हैं। समय समाप्त हो गया है आपका। संयुक्त व्यंजन ज किन वर्णों के योग से बना है ये आपको बताना था। ठीक है, तो ऑप्शन ए है ग और न। तो ये ऑप्शन इसका नहीं है क्योंकि इसे हम ज बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ज, ज बोल रहे हैं। तो ये जो ज वर्ड वो जब हम बोलते हैं तो ये जो बोला जाता है साथियों, ये बनेगा हमारा ऑप्शन बी, आधा ज और न। ये जो चूल्हे माँ वाला बोलते हैं इसको, हमें नहीं पता क्या बोलते हैं यार, ऐसे ही बोलते हैं सब लोग।
तो हम भी बोल रहे हैं इसको न के स्वर में, लेकिन ये जो है न के स्वर में बोला जाता है। च वर्ग का पंचम वर्ड है और इसको हम न के स्वर में बोलते हैं। ज इसके साथ मादा जुड़ा हुआ है तो इस वजह से इसका नाम बनता है ज्य। क्या होता है? ज्य। इसको य बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? य। तो ज और य ये दोनों मिलकर के बनता है ज्य। क्या बनता है? ज्य। तो इसको हम जो ऑप्शन बी है इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो संयुक्त व्यंजन ज है ज और न्य वर्ण के योग से बना है। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इसके गलत आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। साथियों हमारा जो अगला प्रश्न है वो है 88वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन नहीं है? आपको बताना है संयुक्त व्यंजन नहीं है। आपके पास थोड़ा सा समय है, कर सकते हैं जल्दी से। समय आपका समाप्त हो गया है। समय आपका समाप्त हो गया है। कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन नहीं है ये आपको बताना था। छ, त्र, ग ये तीनों के तीनों संयुक्त है। जो हमारा पेटची जो हमारा षटकोण वाला स है साथियों ये हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा षटकोण वाला स। षटकोण वाला स। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन नहीं है। यहाँ साथियों ये प्रश्न भी रिपीट हो गया है। ये प्रश्न भी यहाँ पर रिपीट हो गया है। कौन सा व्यंजन संयुक्त तो नहीं है? यहाँ यही है, सेम है। तो इसका जो सही आंसर है वो भी स हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सा वर्ड प वर्ग का नहीं है? आपको बताना है प वर्ग का व्यंजन नहीं है। प वर्ग का नहीं है। 5 सेकंड है आपके पास, जल्दी से करिए फटाफट से। प वर्ग का नहीं है ये बताना है आपको, केवल प वर्ग का नहीं है। तो साथियों जो प वर्ग है तो प वर्ग में कौन कौन से आते हैं? प आता है, फ आता है, ब आता है, भ आता है और म आता है। तो इनको छोड़ करके जो भी होगा साथियों वो प वर्ग का नहीं होगा। तो प, फ, ब, भ ये हमारे प वर्ग के हैं। जो ठ है वो हमारा ट वर्ग का है। तो ये जो साथी ऑप्शन डी है इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी प वर्ग का नहीं है ये बताना है आपको। तो प वर्ग का नहीं है, ठ प वर्ग का नहीं है, ये ट वर्ग का है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों हमारा जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड त वर्ग का है? यहाँ त वर्ग का है ये पूछा गया है। जल्दी करिए जल्दी से। बहुत ही आसान सा सवाल है। समय समाप्त हो गया है आपको। निम्न में से कौन सा वर्ड त वर्ग का है? त वर्ग का। तो त वर्ग में कौन से आते हैं? त आता है, थ, द, ध और न। इन 5 वर्णों में से जो है वो है तो त, थ, द, ध, न। तो कौन सा है त वर्ग का? तो इसमें से न तो त है, फ है, भ है, ब है और ठ है। और इसमें ऑप्शन है नहीं इसमें से कोई भी। निम्न में से कौन सा वर्ड त वर्ग का है ये बत पूछना था। तो त, थ, द, ध, न इनमें से कोई नहीं है। तो ये जो है ऑप्शन गलत है सबके सब। तो या तो इनमें से ही कोई आएगा, या तो त आएगा, या थ आएगा, या द आएगा, या ध आएगा, या फिर न। इनमें से चारों में से कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इनमें से तो कोई ऑप्शन इसका है नहीं। तो त वर्ग का इनमें से कोई होगा तो ये आप देख लेना। ठीक है, इसमें मिस्टेक हो गई है। जो आंसर है वो लिख नहीं पाया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सुमेलित है? निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सुमेलित है आपको बताना है। तो ये आपके पास समय है 5 सेकंड का, बता सकते हैं। समय समाप्त हो गया है आपका। कौन सुमेलित हैं? कौन सुमेलित हैं ध्वनियाँ ये बतानी थी आपको। तो ये ऑप्शन है आपका पहला ऑप्शन है ग अघोष है। ग अघोष है। तो ये जो है क ख घ। मैंने बताया था कि जो सबसे पहली ध्वनियाँ होती हैं, जो सबसे पहली ध्वनियाँ होती हैं पहली और दूसरी, वो अघोष होती हैं। तो यहाँ पर ग तो घोष हो जाएगा, अघोष नहीं होगा। तो ये भी गलत हो जाएगा। फ अल्प प्राण है। अब फ अल्प प्राण है, मैंने बताया था कि पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण होते हैं। तो प फ ये दूसरा हो गया तो ये भी अल्प प्राण नहीं है। स ऊष्म, ठ सघोष। तो ध्यान रखना स जो है वर्ड ऊष्म व्यंजन है, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों हमारा जो अगला प्रश्न है, हिंदी में स्पर्श व्यंजनों के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ड होते हैं। पांचों वर्ग हैं जो हैं उनके दूसरे और चौथे वर्ड को क्या कहते हैं आपको बताना है। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी से आप करिए। समय समाप्त होने वाला है। समय समाप्त हो गया है आपका। ठीक है, तो मैं आपको बता चुका हूं कि जो 5 वर्ग हैं उनके दूसरे और चौथे जो वर्ड होते हैं साथियों,
हम उनको कहते हैं महाप्राण व्यंजन। कौन से कहते हैं साथियों? महाप्राण व्यंजन। यानी जो दूसरा और चौथा वर्ड है उसे हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। कौन से कहते हैं? महाप्राण व्यंजन। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सभी महाप्राण वर्णों का समूह है। आपको ये जो महाप्राण वर्ण है वो आपको केवल बताने हैं। महाप्राण वर्ण केवल आपको बताने हैं। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी करिए, समय समाप्त हो गया है। यानी सभी महाप्राण वर्णों का समूह आपको बताना है। यानी ये जो प्रत्येक ऑप्शन में तीन अक्षर दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है कि सभी महाप्राण हैं। तो महाप्राण मैंने बताए थे दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। इसके अलावा तुम्हारे जितने भी ऊष्म हैं वो महाप्राण में आएंगे, जो ऊष्म है वो महाप्राण में आएंगे, और इसके अलावा जो विसर्ग होगा वो महाप्राण में आएगा। तो ये आपको केवल इनमें से ढूंढना था। तो देखो पहला है ऑप्शन है ख, तो ख दूसरा वर्ड होगा, सही बात है। छ, छ भी दूसरा वर्ड हो गया, ये भी सही बात है। ट के बाद ठ, ये भी दूसरा हो गया। तो इसका मतलब जो महाप्राण वर्ड का समूह हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है सभी अल्प प्राण वर्णों वाला समूह है। सभी अल्प प्राण, आपको अल्प बताने हैं, अल्प बताने हैं। तो ये अल्प का मतलब हो गया प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा और पांचवा। अगर इनमें से कोई है तो अल्प प्राण होंगे। इसके अलावा तुम्हारे अगर अनुस्वार है तो होगा, और या फिर कोई स्वर है तो वो भी अल्प प्राण होगा। तो आपको बताना है इनमें से। तो पहला है क च ट, अब त नहीं है यहाँ छ है, तो ये गलत हो जाएगा। ग ज ड द ब, ग ज ड द ब, तो ये ग जो ग ज ड द ब ये तीनों तीनों तीसरे वर्ग, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ड है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन बी है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी अल्प प्राण वाला समूह जो होगा वो साथी ऑप्शन बी होगा, गजड़ दब। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, उच्चारण की दृष्टि से स स स व्यंजन किस प्रकार के हैं, ये आपको बताना है। उच्चारण की दृष्टि से स स स व्यंजन किस प्रकार है ये आपको बताना है। चलिए करिए, आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी करिए, समय समाप्त हो गया है आपका। और क्लास को भी हमारी बहुत टाइम हो गया है। ठीक है साथियों, जल्दी करिए। तो यहाँ मैं आपको पूछ रहा था कि स स व्यंजन किस प्रकार का है। प्रश्न में है स स स, तो ये तीनों के तीनों साथियों ऊष्म व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो इसका जो बी ऑप्शन है ऊष्म सही हो जाएगा, बी ऑप्शन ऊष्म सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों हमारा 97वां प्रश्न है, 97वां प्रश्न है, उच्चारण की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है। उच्चारण की सी दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है। ऑप्शन ए है स दंत्य है, ऑप्शन बी श मूर्धन्य है, ऑप्शन सी श तालव्य है, ऑप्शन डी च कंठ है। तो ये आपको बताना है, जल्दी से करिए। आपका समय समाप्त हो गया है। तो ये जो साथियों मैंने यहाँ जो च है साथियों, ये जो च है ये कंठ नहीं है। ठीक है, क कंठ होता है, क वर्ग, च वर्ग तालव्य होता है। अगर हम स की बात करें साथियों, तो ये जो षटकोण वाला स है साथियों, जो षटकोण वाला स होता है ये साथियों मूर्धन्य होता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मूर्धन्य होता है। अगर हम सलजम वाले स की बात करें साथियों, तो जो सलजम वाला साथियों ये है तालव्य होता है, ये तालव्य होता है, ये मैं पहले ही प्रश्न में आपको बता चुका हूँ। और ये जो स है साथियों ये दंत्य होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा स दंत्य, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों हमारा 98वां प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित व्यंजन वर्णों में कौन से वर्ड का उच्चारण तालु से होता है। आपको तालु से उच्चारण होने वाला वर्ड बताना है। ठीक है, जल्दी करिए, समय समाप्त हो गया, आपका समय समाप्त हो गया है। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है कौन सा वर्ड का उच्चारण तालु से होता है, ये आपको बताना है, तालु से होता है। तो तालु से होने वाला कौन सा है, कंठ, तालु, मूर्धा। तो क च ट त प, तो च वर्ग जो है साथियों तालु से होगा। च वर्ग का उच्चारण किससे होगा, तालु से होगा। च वर्ग का उच्चारण किससे होगा, तालु से होगा। तो यहाँ जो च वर्ग का साथियों जो छ वर्ड है ये च वर्ग का आता है, तो इसका उच्चारण तालु से होगा। तो ये जो ऑप्शन है ए बी सी डी में से सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, ए के उच्चारण स्थल का नाम है, ए का उच्चारण स्थल आपको बताना है। तो ये आपके पास समय है 5 सेकंड का, आप कर सकते हैं।
आपका समय समाप्त हो गया है साथियों। ए का उच्चारण जो स्थल है साथियों वो होता है कंठ तालव्य। कौन सा होता है? कंठ तालव्य। जो ए का उच्चारण है वो कंठ तालव्य होता है, क्योंकि ये छोटा अ और छोटी ई, छोटा अ और ए से मिलकर के बना होता है बड़ी है। ठीक है, तो ये जो बोला जाता है कंठ से बोला जाता है, और ये जो ए बनी होती है ये अ और ई से मिलकर के बनी होती है। तो ये जो ई है ये तालु से बोली जाती है। कहाँ से बोली जाती है? तालु से। तो इस प्रकार से ये जो वर्ड बन जाता है ये कंठ तालव्य बन जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कंठ तालव्य। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है साथियों, किस शब्द में स्वर रहित पंचम वर्ड के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जा सकता है? यानी इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसमें हम पंचम वर्ड को हटा करके अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं? ये आपको बताना है, आपके पास समय है, जल्दी आप कर सकते हैं। समय समाप्त हो गया है आपका। पहला है सम्मान। तो इसको हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। अत्यंत, अत्यंत, तो इसको हम अत्यंत को हम लिख सकते हैं, अन्याय को भी नहीं लिख सकते, अक्षुण को भी नहीं लिख सकते। तो इसका जो बी आंसर है साथियों वो सही हो जाएगा। यानी अत्यंत को हम पंचम वर्ड न को हटा करके हम य पे न जोड़ सकते हैं, अनुस्वार लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा अत्यंत, ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों हमारे जो है आज का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया है। मुझे आशा है कि आप सभी लोग जिन्होंने भी ये प्रैक्टिस सेट दिया है या जो भी दे रहे हैं या जो भी देंगे, उन्होंने इसमें बहुत बढ़िया स्कोर करा होगा। अगर आप इसमें स्कोर नहीं कर पाए हैं, आपकी समझ में नहीं आया है, तो हमारी जो डिटेल में वीडियो आप उनको पढ़िएगा ज़रूर। ठीक है, उनसे आपको सारी चीज़ें एक एक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वैसे इसमें भी मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। तो सभी साथी हमारे इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। उन्हें बता सकते हैं कि कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आज के लिए केवल इतना ही है। अगला जो हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे साथियों वो हिंदी वर्णमाला से जो संधि की क्लास है हमारी जो चल रही है, संधि से संबंधित होगा। तो इसमें वर्णमाला के 100 प्रश्न आपको दिए गए हैं 2 प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। ये जो 100 प्रश्न हैं आपको ये उन सभी परीक्षाओं में आने वाले हैं जो आप देने वाले हो। ठीक है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो आपकी किसी परीक्षा में ना आए, और जितने भी प्रश्न हैं ये किसी न किसी परीक्षा में आए जरूर हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो किसी परीक्षा में नहीं आया है। तो सभी साथियों ने बहुत मेहनत किया, तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं आज से अगले नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स, सही है। हम्म। रोटी आने को आई गई।